रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में बर्थ कंट्रोल का जो सेकंड नेम है वो है कंट्रासेप्शन। ठीक है, कंट्रासेप्शन टर्म से बार बार आपको यहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, और कंट्रासेप्शन यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे 2 टाइप्स के कंट्रासेप्शन दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका टेम्परोरी और सेकंड है परमानेंट। ठीक है, टेम्परोरी नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। ठीक है, और परमानेंट जो है वो ये परमानेंट होगा। ठीक है, एक बार अगर हो गया तो देन उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्जरी कर देते हैं तो सर्जरी करने के बाद से जो है फिर वापस हम उस पार्ट को लगा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको परमानेंट कंट्रासेप्शन बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट कंट्रासेप्शन लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टेम्परोरी कंट्रासेप्शन। ठीक है, टेम्परोरी कंट्रासेप्शन को पहले मैं क्लासीफाई कर दूं। यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका टेम्परोरी कंट्रासेप्शन में, फर्स्ट है आपका नेचुरल मेथड्स। ठीक है, सेकंड क्या है बैरियर मेथड, थर्ड है आपका केमिकल मेथड, फोर्थ है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और लास्ट में आपका क्या है हार्मोन इंजेक्शन एंड सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परोरी कंट्रासेप्शंस आर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और छोटी छोटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से बहुत सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान देना आप। ठीक है, ध्यान देना। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो हर एक लाइन में कुछ छोटी सी बात मेंशन रहेगी, और उसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं नीट के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टेम्परोरी कंट्रासेप्शन। टेम्परोरी कंट्रासेप्शन में फर्स्ट आपका क्या है नेचुरल मेथड। ठीक है, और नेचुरल मेथड में आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे कंट्रासेप्शन के लिए जो है मेंशन किया गया है क्या, अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, मतलब कि ओवम और स्पर्म दोनों मिल ना सकें। ठीक है, इसके लिए नेचुरल मेथड्स होता है। ठीक है ना, बनाया नहीं जाता है, ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरली है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉडी में होगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है आपका पीरियोडिक एब्सटेंस, एंड इसका सेकंड नेम क्या है रिदम मेथड। सेकंड जो है जिसको बी से यहाँ पे मेंशन किया गया है क्वाइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्ट्स का सेकंड नेम है विड्रॉल मेथड। देन सी आपका क्या है लैक्टेशनल एमेनेरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनेरिया ये आपका सी है। ठीक है, तो क्या करना होगा नेचुरल में ये तीनों टर्म आपको लर्न करने हैं। ठीक है, लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अक्सर एमसीक्यू में जब ऑप्शन में आता है तो आप भूल जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन नेचुरल में जाएगा और कौन सा बैरियर में जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को यही करना होगा, और कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि इस पार्ट से मैचिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मैचिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अच्छे से आप लर्न कर लिए, इसलिए मैंने यहाँ लिस्टिंग कर रखा है। ठीक है, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में कोई भी लिस्ट मेंशन नहीं है, बट मैंने आपके लिए स्पेशली जो है लिस्ट यहाँ बनाया है ताकि आपको लर्न करना आसान हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो हैं एटलीस्ट जो मेथड वाले हैं, मेथड के जो नेम वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, और जब इसका डिटेल करूँगा तो वहाँ पे अदर वाले भी आपके गलत नहीं होंगे, वो भी राइट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देन सेकेंड जो है वो है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड में क्या करना होगा, इसमें होगा क्या एक्चुअली में, बैरियर मेथड में होगा क्या एक्चुअली में, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम बैरियर्स। ठीक है, कुछ बैरियर्स हैं जिसके हेल्प से ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकना है। ठीक है, और यहाँ पे बैरियर मेथड्स में फर्स्ट है आपका कॉन्डम्स, सेकंड आपका क्या है डायफॉर्म, सर्विकल कैप्स एंड वॉलेट्स। ठीक है, देन थर्ड आपका क्या है केमिकल मेथड, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल हम डिफरेंट टाइप का यूज़ करेंगे। देन फोर्थ आपका क्या है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस।
ठीक है, जिसको बोलते हैं IUCD भी बोल सकते हैं और IUD भी बोल सकते हैं। ठीक है, CRT ने IUD यूज़ किया है। ठीक है, तो आप भी IUD से ही इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इसके 3 टाइप्स हैं, नॉन मेडिकेटेड है, हार्मोन रिलीज है, कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, जिसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। देन 5th नंबर पे क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसमें कंबाइंड और मिनी पिल्स के बारे में बताऊँगा मैं। 6 आपका क्या है, हार्मोन इंजेक्शन एंड सब क्यूटिनियस इम्प्लांट्स। ठीक है, तो ये टोटल आपके टेम्प्रोरी के जो है टाइप्स हो गए हैं और उनके भी फर्दर टाइप्स हो गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा, ये स्पेशली मैं आपके लिए बनाया हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, टेम्प्रोरी मेथड में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे एक्चुअली में क्या करना है, अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एनी हाउ प्रेगनेंसी को रोकना है। ठीक है, और ये जो भी मेथड है ये शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने मेंशन कर दिया है, आप उसको सेंटेंस बना के नोट कर सकते हैं। और वैसे भी आप एक बार NCERT तो पढ़ेंगे ही, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो नेचुरल मेथड स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड में दीज मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, ये आपको पता है। और इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये जो है आपका क्या है, पीरियोडिक एब्सटेंस है और रिदमिक मेथड है। और इस फर्स्ट वाले मेथड में आपको बताना क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मैंने आपको बताया था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डेज़ होते हैं आपको पता है 1 to 28 और 29 डेज़ का होता है। ठीक है, जिसमें से 10 to 17 डेज़ के बीच में जो है चांसेस जो है मीटिंग किसके, ओवम और स्पर्म की मीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उस टाइम को हम बोलते हैं या उस पीरियड को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। अगर उस समय ओवम और स्पर्म दोनों अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम और स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 10 to 17 जो डेज़ हैं, ठीक है, इस पूरे पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं द कपल्स अवॉइड और एब्सटेंस फ्रॉम क्वाइटस। क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, कॉपुलेशन भी बोल सकते हैं और इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं। फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ओवुलेशन आर हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 14, 15 या 13 डेज पे जो है ओवुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओवुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके थोड़ा पहले और उसके थोड़ा बाद। ठीक है, मतलब कि 14-15 डेज से 1 और 2 डेज आगे और उससे 1-2 डेज बिफोर, ये जो पूरा पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्टाइल पीरियड। और फर्टाइल पीरियड में जो है अगर आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होगा। ठीक है, देन the effectiveness of this method is limited because only a few humans have regular menstrual cycle। कह रहा है कि ये जो मेथड है ये लिमिटेड फीमेल पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ऐसे फीमेल होते हैं जिनका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 26 डेज़ का होता है, कभी कभी 30 डेज़ से ज़्यादा का होता है, तो फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो ये जो आपका फर्टाइल पीरियड का जो प्रिडिक्शन है वो वहाँ पे फेल हो जाता है, और जब फेल होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया। देन सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका क्वाइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्ट्स में करना क्या है, सिंपली आपको अगर पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर अगर पता है तो उसमें मैंने आपको बताया था एजाकुलेशन। ठीक है, एजाकुलेशन में क्या होता है कि पेनिस, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से जब सीमेन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से जब सीमेन डिस्चार्ज होता है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि सीमेन डिस्चार्ज करने को क्या बोलते हैं, एजाकुलेशन। ठीक है, एजाकुलेशन का टाइम जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल और फीमेल करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है एक कपल जब करते हैं तो जो एजाकुलेशन का टाइम आता है, एजाकुलेशन के टाइम पे वहाँ पे
ये मेल को ये कोशिश करना होता है कि एजाकुलेशन जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर हो, ठीक है। एजाकुलेशन जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर हो, दैट मीन्स कि वजाइना से बाहर हो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स विड्रॉल ऑफ पेनिस, ठीक है। मतलब पेनिस को उस टाइम पर हटा लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वेजाइना बाय द मेल जस्ट बिफोर एजाकुलेशन, ठीक है। एजाकुलेशन मैंने बताया था, एजाकुलेशन और इंसेमिनेशन दो वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से। इंसेमिनेशन और एजाकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, ये आपका टास्क है कि इन दोनों में डिफरेंस पता करें, ठीक है। मैंने बताया है, आप जाकर वीडियो लेक्चर से नोट करिए उसको, आप प्रीवियस जो भी मेरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो, तो उससे आप देखिए, नोट करिए। सो दैट सीमेन इज नॉट एजाकुलेटेड इन द वेजाइना या इनटू द वेजाइना, दस फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, बट इट इज़ नॉट ए 100% सक्सेसफुल, ठीक है। ये 100% सक्सेसफुल नहीं है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि एजाकुलेशन से पहले भी क्या होता है कि कुछ स्पर्म की होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जब ग्लैंड से कुछ मटेरियल्स जैसे कि कुछ फ्लूइड जो है निकलते हैं, तो साथ में थोड़ा स्पर्म भी निकल सकता है, थोड़ा, ठीक है, लिटिल अमाउंट्स में। दैट मीन्स कि 5-10 के नंबर में स्पर्म आ सकते हैं, ठीक है, बिफोर एजाकुलेशन। अगर वो स्पर्म चला गया वेजाइना में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे और प्रेगनेंसी के भी चांसेस होंगे। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। द मेथड इज़ ओनली मॉडरेटली इफेक्टिव, मॉडरेटली मतलब कभी कभी ये ठीक है, कभी कभी ये गलत भी है, बिकॉज मेल प्रोड्यूस सम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स बिफोर एजाकुलेशन दैट आल्सो कंटेन मेनी स्पर्म, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। देन थर्ड आपका है, थर्ड जो सी से रिप्रेजेंट किया गया है, थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स कि यहाँ सी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, लैक्टेशनल एमेनोरिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है, ये आपको यहाँ पे बस सुनना है मेरी बात को। जब भी कोई भी वोमेन फीमेल, ठीक है, आफ्टर पर्ट्यूरेशन मतलब कि बेबी के बर्थ होने के बाद, ठीक है, जब तक मिल्क का फॉर्मेशन होता है इफेक्टिवली, ठीक है, इंटेंस अमाउंट में लैक्टेशन जब तक होगा, ठीक है, तब तक चांसेस कुछ हद तक ये होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी कुछ हद तक चांसेस होता है कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। बट कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, रेयरली हो भी जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे पहले तो सेंटेंस देखिए, एज पर एनसीईआरटी इट इज़ बेस्ड ऑन द fact that ovulation and menstrual cycle do not occur during the period of intense lactation, मतलब जब मिल्क का फॉर्मेशन या मिल्क का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, उसके बाद ऐसा पॉसिबिलिटी है इंटेंस लैक्टेशन की, ठीक है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पर्ट्यूरेशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज इन दिस मैथड्स, दैट मीन्स कि नेचुरल मेथड्स में जो भी मैंने आपको बताया, पीरियोडिक एब्सटेंस के बारे में बताया, क्वाइटस इंटरप्ट्स के बारे में बताया, लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में बताया, ये जो भी मैंने बताया इसमें मेडिसिन या किसी भी डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप सबको अच्छे से पता है कि अगर मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट नील होगा, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, नील होगा, यहाँ पे चांस नहीं होगा साइड इफ़ेक्ट होने का। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना के मेंशन कर रखा है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोटिस करने हैं, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो पाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव टेम्परोरी में सेकेंड जो मेथड है वो है बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड में जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ सम बैरियर्स, मतलब बैरियर का यूज़ करके, और यहाँ क्या करना है, यहाँ ओवम और स्पर्म को मीटिंग करने से फिजिकली रोकना है, ठीक है। जिसके लिए फर्स्ट जो है वो है क्या, कॉन्डम्स है, ठीक है। और कॉन्डम जो है मेल यूज़ कर सकता है, और फीमेल के लिए भी आता है कॉन्डम, वो है आपका फेमिडोम, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कॉन्डम, फेमिडोम, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को, फिजिकल मीटिंग को वो रोक सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कॉन्डम के बारे में कुछ बताया हुआ है। कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the फीमेल, ठीक है। मतलब मेल का पेनिस और फीमेल का वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है, इसको कवर करना होगा किसके थ्रू, कॉन्डम के थ्रू, ठीक है। जस्ट बिफोर द क्वाइटस सो दैट द एजाकुलेटेड सीमेन कुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। अगर ये लगा लिया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमेन नहीं जाएगा आफ्टर एजाकुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन मेंशन है एज पर एनसीईआरटी। लाइन क्या है, निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कॉन्डम से ही रिलेटेड है, और है क्या वो पॉइंट, कॉन्डम का यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट बताया गया है, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचा सकता है कॉन्डम। और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ में आपका एक मेन है एड्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने तो दोनों लिखा है, एसटीडी लिखा है और एड्स भी लिखा है, तो दोनों से बच सकता है वो पर्सन जो कॉन्डम का यूज़ करता होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन आपकी है, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल and can be self inserted so it gives privacy to the user, ठीक है। then next point, diaphragms and cervical caps and wallets are also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during the coitus, ठीक है। आपको पता है ना सर्विक्स कहाँ होता है, सर्विक्स जब आप वेजाइना से आगे जाते हैं तो सर्विक्स होता है, ठीक है। तो उसको वो ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। दे प्रिवेंट कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब कंसीव करना, मतलब कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए तब तक कंसीव नहीं होता है, ठीक है ना, फीमेल में, ठीक है। तो उसी कंसीव वर्ड से ये कंसेप्शन वर्ड बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन है ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉलेट्स के लिए है, ठीक है। और दे आर रीयूजेबल, ये भी एक पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग्स को देखना है। हेडिंग में स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्पॉन्जी, ये दोनों नाम आपको लर्न करना है। ये किस में दोनों लर्न करना है, केमिकल मेथड में, ठीक है। और आप यहाँ पे स्टेटमेंट को देख सकते हैं, स्पर्मिसाइड्स क्रीम, जेलीज, फोम आर यूजली यूज अलॉन्ग विद द बैरियर्स। जो अभी आपने बैरियर्स पढ़ा ना, डिफरेंट टाइप के बैरियर्स, ठीक है, जैसे कि कॉन्डम, फेमिडोम, डायफॉर्म, सर्विकल कैप्स, ये सब क्या थे, बैरियर्स थे। तो बैरियर के साथ आप केमिकल मेथड्स के क्रीम जो है या जेलीज या फोम यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ वर्क करेंगे, ठीक है, बल्कि वो इंक्रीज़ करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़िशेंसी को, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़िशेंसी को वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। दीज आर इंसर्टेड इन द वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द इंटरिंग द यूट्रस, ठीक है। मतलब जो भी आप यूज़ करेंगे केमिकल, वो क्या करेगा, वो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। एक और पॉइंट है, दीज कंटेन स्पर्मिसाइड्स सच एज लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये यूज़ करेंगे। ये सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं, और आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल मेथड ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, स्पॉन्जी इज अ फोम, ठीक है। सपोसिटरी और टैबलेट्स कंटेनिंग नानो ऑक्जेनॉल एज स्पर्मिसाइड्स, दे कैन बी यूज्ड बाय द एनीवन
हु इज़ नॉट एलर्जी टू दिस स्पर्मिसाइड। सिंपली आप इस नेम को लर्न कर लीजिए, ठीक है, और ये जानिए कि ये केमिकल मेथड्स का पार्ट है और इसके अंदर एक केमिकल है जिसका पर्टिकुलर नेम है, वो आप लर्न कर लीजिए। और ये क्या करेंगे, स्पर्म को किल करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका है कॉन्ट्रासेप्टिव में, ठीक है, आपको मैंने टाइप्स बताया था ना, ये टाइप्स, ठीक है, केमिकल आपका फिनिश हो गया। अभी 4th नंबर क्या है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, इसको IUCD भी बोल सकते हैं और IUD भी बोल सकते हैं, ठीक है। IUD NCERT ने यूज़ किया है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। IUD आर प्लास्टिक आर मेटल ऑब्जेक्ट्स इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूट्रस आर वेजाइना, ठीक है। यूज़ ऑफ IUD इज़ एन इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड, ठीक है, ये क्या है, इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है। IUD आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी आर स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लगातार बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, 9 मंथ या 1 ईयर के गैप पे, ठीक है, जो कि उस फीमेल के लिए या उस वोमन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। जब कंटिन्यूस बच्चे होंगे तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, उनको केयर करना पड़ता है, केयर करने के लिए दोनों के लिए टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या उस कंडीशन में क्या करना होगा, 2 बच्चों के बीच में गैप करना होता है, और गैप के लिए IUD जो है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। IUD जो है ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इस लाइन से क्वेश्चन पूछा भी गया है MCQ में, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, ठीक है, और जो क्या करता है 2 चाइल्ड के बीच स्पेस को मैनेज करने के लिए ये इसका रोल है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ये इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। देन इसके टाइप को डिस्कस करें तो टाइप है आपका नॉन मेडिकेटेड IUD, देन सेकंड आपका क्या है, हार्मोन रिलीजिंग IUD, देन थर्ड है कॉपर रिलीजिंग IUD, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल सबसे पहले लर्न कर लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछा है कि नॉन मेडिकेटेड में कौन कौन सा है, ठीक है, और हार्मोन में कौन सा है, कॉपर्स में कौन सा है, तो ये एग्जाम्पल सबसे पहले लर्न करना है आपको। फर्स्ट में आपका जो एग्जाम्पल है वो है लिपिस लूप, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग IUD में है पोजेस्टासर्ट, ठीक है, देन LNG20, ठीक है, ये नेम थोड़ा अजीब से हैं बट आपको लर्न करना होगा। देन है आपका कॉपर T, ठीक है, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये नेम आपको लर्न करना होगा, ये कॉपर रिलीजिंग IUD में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है मेंशन है हार्मोन रिलीजिंग IUD से रिलेटेड, वो क्या है, दीज IUD मेकअप द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब अगर ये यूज़ किया आपने IUD तो इम्प्लांटेशन के लिए वो सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, मतलब सर्विक्स का जो इन्वायरमेंट होगा वो स्पर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, अगर ये वाला IUD यूज़ किया, ठीक है। देन एक कॉमन जो पॉइंट है वो क्या है, सबके लिए है ये कॉमन पॉइंट, IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, मतलब स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन एबिलिटी होती है, उसकी मोटिलिटी जो होती है उसको सप्रेस कर देता है कौन, IUD, और साथ में क्या करता है ये फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब स्पर्म को ये फुली डिस्ट्रॉय कर देगा इनगल्फ करने के बाद, ठीक है। आपको मैंने फैगोसाइटोसिस क्लास 11th में बताया है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि फॉरेन सब्सटेंस जब किसी भी सेल के अंदर आ जाता है, WBC सेल्स के अंदर, तो उनका क्या होता है, वो पहले इनगल्फ होते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, और फिर वो एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, जैसे स्पर्म आएगा तो यूट्रस के जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो उस इन्वायरमेंट के हेल्प से क्या होगा, इन्वायरमेंट का मतलब वहाँ जो सेल्स होंगे क्या करेंगे, वो फैगोसाइटोसिस कर देंगे, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करेंगे किसका, स्पर्म का करेंगे, तो क्या होगा, स्पर्म आगे जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी भी सप्रेस हो रही है, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी इसकी सप्रेस हो रही है।
देन नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ये 5th नंबर पे है और ये है क्या आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये फीमेल यूज़ करती हैं। ठीक है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरली होता है। ठीक है, और इसमें 2 कैटेगरी होती है, मतलब इसमें 2 टाइप्स के पिल्स होते हैं। एक्चुअली ये क्या है, पिल्स है मतलब कि टैबलेट है, और ये जो पिल्स है ये पिल्स जो है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी है और सिंगल भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल, इट इंक्लूड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजेन आर प्रोजेस्ट्रोजेंस एस्ट्रोजेंस। ठीक है, सिंगल यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी है कॉम्बिनेशंस। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड ए पिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंबाइंड पिल्स है और मिनी पिल्स है। ठीक है, कंबाइंड पिल्स में जो भी यहाँ पे लिया गया है 2 तरह का लिया गया है। फर्स्ट आपका क्या है, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजेंस जो है वो एक्चुअली में किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है प्रोजेस्ट्रॉन के। ठीक है ना, प्रोजेस्ट्रॉन के सिमिलर है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लिया गया और ये क्या करेगा, ओवुलेशन को चेक करेगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, माला डी एंड माला एन है। ठीक है ना, देन मिनी पिल्स में क्या है, दे कंटेन प्रोजेस्ट्रोजेंस ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंगल लिया गया है और यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या होगा, सहेली। ठीक है, सहेली भी एक पिल्स है जिसको आगे डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, ये इंडिया में बनाया गया है, देखा जाए तो इंडिया का जो है फर्स्ट जो है मेडिसिन है ये। ठीक है, देन पिल्स को कैसे लेंगे। ठीक है, कोई भी अगर पिल्स लेते हैं तो पिल्स लेने का तरीका क्या होगा। ठीक है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज। ठीक है, ये समझ लो आप, जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेज होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और 28 to 29 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट 5 डे बोल रहा ना, तो फर्स्ट 5 डे क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फर्स्ट 5 डेज हो गए। इसमें से कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, 3 से स्टार्ट कर दो या 4 से स्टार्ट कर दो, और स्टार्ट करने के बाद से आपको कंटिन्यूस 21 डेज लेने पड़ेंगे। ठीक है, फीमेल को 21 डेज लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप एक बार सेंटेंस को ध्यान दो, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज। ठीक है, जब 21 डेज आपने ले लिया उसके बाद से 7 डेज गैप कर दिया, 7 डेज यहाँ पे गैप कर दिया। ठीक है, और देन रिपीट कर दिया। देन सिमिलरली जैसा कि मैंने बताया है कि डेली फिर 21 डेज नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से रिपीट कर देंगे। और आगे देखते हैं सेंटेंस को, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअस अकर इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो मैंने पैटर्न बताया है पिल्स लेने का, ये तब तक फीमेल लेगी जब तक कि उसको नेक्स्ट बेबी कंसीव नहीं करना होगा, तब तक वो लेगी। ठीक है, जैसे ही कंसीव करना होगा तो क्या करेगा, वो लेना छोड़ देगी। ठीक है, पिल्स को लेना छोड़ देंगे। ठीक है ना, देन नेक्स्ट क्वाइटस में जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा। ठीक है, देन पिल्स के इफेक्ट देखिए, पिल्स एक्चुअली कहाँ पे इफेक्ट डालता है ये भी ध्यान देना हमको। दे इनहिबिट ओवुलेशन। ठीक है, आपको पता है ना कि 14 डेज अप्रॉक्स 13 14 15 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन को ये पिल्स इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, और जो सर्विक्स का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसकी जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी चेंज करता है पिल्स, और उसके वजह से क्या होता है, स्पर्म की जो एंट्री होती है वो रिटार्ड हो जाती है और प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, जब सर्विक्स का इन्वायरमेंट चेंज होगा, सर्विक्स की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, म्यूकस की जो लाइनिंग है, वो अगर वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, रिटार्ड हो जाएगी। देन साइड इफेक्ट अगर देखें तो वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। ठीक है,
और साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। साइड इफ़ेक्ट किस टाइप का हो सकता है एक्चुअली में, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, मतलब वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे वोमेंस या फीमेल हैं जो अगर ये पिल्स लेती हैं तो कभी कभी इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग हो जाती है। देयरफॉर दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर वोमेन विथ अ हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स डैमेज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ठीक है। मतलब कि ये जो पिल्स है डॉक्टर उनको रिकमेंड नहीं करता है जिनको पहले से ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो या सेरेब्रल ब्लड वेसल्स में डैमेज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज, ऐसा अगर नहीं है तभी ये पिल्स सही होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये पिल्स जो है सही नहीं होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकिन, वेट गेन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ल्यूकोरिया, रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्रेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम और हो सकती हैं पिल्स लेने से, ठीक है। देन मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था सहेली के बारे में। सहेली एक मिनी पिल्स में है, ठीक है, और ये सहेली इंडिया का जो है फर्स्ट मेडिसिन था एक तरीके से, जिसको बनाया गया था इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे बनाया गया था? लखनऊ में। लखनऊ आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है ये। और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जिसने बनाया इस मेडिसिन को, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स यहाँ से पीएचडी किए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर आपका इंस्टीट्यूट है और ये ड्रग रिसर्च के लिए स्पेशली जाना जाता है ये, ठीक है। तो ये जो सहेली जो आपका पिल्स है ये नॉन स्टेरॉयडल है, फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। और एक और पॉइंट है, इट कंटेन्स सेंट क्रोमैन, ठीक है। सेंट क्रोमैन एक वर्ड है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना हो क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिलेगा। और ये जो सेंट क्रोमैन है ये क्या करता है? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। ये एनसीईआरटी के लाइन है एक्चुअली में, ठीक है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो ये सहेली है वो वेरी फ्यू साइड इफेक्ट शो करता है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू किसकी है तो आप बोलेंगे सहेली की है, ठीक है। फ्यू साइड इफेक्ट, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट पूछेगा तो भी आंसर क्या होगा? सहेली होगा, ठीक है। और वैसे तो इस इंस्टीट्यूट का फुल नेम आप लर्न कर लेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉन स्टेरॉयडल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन 6 नंबर पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है हार्मोनल इंजेक्शंस एंड सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, प्रोजेस्टोजेंस अलोन आर इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजेंस कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस आर इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है दे एक्ट सिमिलर, ठीक है। जो अभी जस्ट पढ़ा आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उससे कंपेयर कर रहा है और उसके सिमिलर बता रहा है, ठीक है। दे एक्ट सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय ब्लॉकिंग ओवुलेशन एंड थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको जानना है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस आर प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस कॉम्बिनेशंस। आप सिंगल प्रोजेस्टोजेंस को भी ले सकते हैं और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस के कॉम्बिनेशंस को भी ले सकते हैं। और एक और यहाँ पॉइंट है आईयूडी विथ 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के बाद आप आईयूडी भी ले सकते हैं, ठीक है। हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज ए इमरजेंसी contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or causal unprotected intercourse, ठीक है। तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और देन इसके बाद से जो नीचे के 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हार्मोन इंजेक्शंस आर कन्वीनियंट, ठीक है। इंजेक्शंस तो आपको पता है कि सीधे सीधे ब्लड में इंजेक्ट करना है उसको, ठीक है, इंट्रावेनसली ले लेना है उसको। एंड हाईली इफेक्टिव विथ नो सीरियस साइड इफेक्ट, देयर इज़ ओकेजनली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अगर हार्मोनल इंजेक्शन ले लिया तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्या है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स वेरी सेफ, ठीक है। मतलब स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है ना। और इम्प्लांट करने क्या है, ये
कन्वीनियंट भी है, इफ़ेक्टिव भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और द न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव वंस इम्प्लांटेड इज़ इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब अगर नया अगर लेना होगा आपको, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट करना होगा तो 5 ईयर के बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आपका कॉन्ट्रासेप्टिव आर बर्थ कंट्रोल टॉपिक फिनिश हो गया।